आप सभी लोग जानना चाहते थे कि डबिंग कहां पर होती है, कैसे होती है, कौन करता है, कौन करवाता है। जानना चाहते हैं तो आइए देखते हैं आज के फिल्मी फंडे में। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। वीडियोस को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत बार कहा मुझसे कि डबिंग को मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊं कि कैसे होती है, कहां पर होती है। तो आज मैं आया हूं आराधना स्टूडियो में, जहां पर लगातार दिन रात डबिंग चलती रहती है। एक नहीं, दो दो जगह चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर हॉलीवुड की फिल्मों की डबिंग होती है, बहुत सारे सीरियल्स की डबिंग होती है, बहुत सारे पुराने फिल्म्स जो हैं उनकी डबिंग होती है, नेटफ्लिक्स के लिए होती है, बहुत सारी हिंदी फिल्म, बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए भी डबिंग होती है। तो आज हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं कि डबिंग में करियर कैसा होता है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन डबिंग एक्टर हैं, वॉइस एक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, डबिंग डायरेक्टर उनसे क्या काम लेते हैं, कैसे काम लेते हैं, रिकॉर्डिस्ट का इन्वॉल्वमेंट क्या रहता है। तो आइए आज पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आज के फिल्मी फंडे में। आशिम जी, अब डबिंग में रोजाना अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं और नए लोगों के लिए जो एक्टर बनने आते हैं उनको मालूम नहीं होता कि एक्टिंग के अलावा डबिंग भी एक ऑप्शन है। तो कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या हो सकता है? डबिंग एक बहुत अच्छा करियर का अपॉर्चुनिटी है। डबिंग हम लोग आज 25 साल से कर रहे हैं और पिछले 4-5 सालों से तो डबिंग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और पिछले 2-3 सालों से टेलीविज़न के एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स भी डबिंग करने लगे हैं, क्योंकि उनको एक वर्क सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स का डबिंग करने मिलता है। और या अभी रिसेंटली काजोल ने डबिंग किया, फिर वरुण धवन ने डबिंग किया, फिर अक्षय कुमार ने भी डबिंग किया था, फिर शाहरुख खान ने डबिंग किया हॉलीवुड फिल्म्स के लिए, बच्चन जी ने डबिंग किया हॉलीवुड फिल्म के लिए। तो ये अभी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन गया है। और टेलीविज़न के तो बहुत सारे एक्टर्स हमारे स्टूडियो में डबिंग करते हैं। हम लोग जो डिज्नी के फिल्में डब करते हैं, मार्वल के फिल्म्स डब करते हैं, या पैरामाउंट फिल्म्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स की फिल्में जो डब करते हैं, उसमें बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। और टेलीविज़न के बड़े बड़े एक्टर्स भी डबिंग करने लगे हैं आजकल। जब अपॉर्चुनिटी होता है तो हम उनको बुलाते हैं। एक्टर्स के लिए सर्वाइवल और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से नए एक्टर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे ये एक अच्छा सा ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। जैसे विवेक ओबरॉय फिल्मों में काम करने से पहले साल भर यहाँ डबिंग स्टूडियो में, हमारे ही स्टूडियो में वो आके प्रैक्टिस करता था। तो उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी भी देते थे अलग अलग कैरेक्टर्स की डबिंग करने के लिए। और फाइनेंशियली भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर दिन तो टेलीविज़न पे काम नहीं मिलता है। तो समझ लीजिए 10-15 दिन काम किया टेलीविज़न पे, बाकी जो 15 दिन महीने के हैं वो आके यहाँ डबिंग कर लेते हैं और इनकम को बढ़ाते हैं इस तरह से। डबिंग एक एवेन्यू है जहाँ वो एक्टिंग करके अपना नॉट ओनली इनकम बट ऑल्सो एक सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन का, क्रिएटिव जॉब सेटिस्फैक्शन का मौका मिलता है। इसका महीने का बिल जल्दी आ गया। वैसे ये ठीक है। ओहो प्लीज तुम शांत रहोगे? ओह सैम, सैम सो सॉरी, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई थी। जेनी तुम ठीक हो? ओके माइक संभल कर, मुझे पीछे देखने दो बेटा। एक और लेते हैं, शॉर्ट हुआ है। ओके ठीक। अंदर से ये बेचारा काफी दुखी लग रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हेलो, मेरा नाम मौसम है। मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। वॉइस आर्टिस्ट के बारे में अभी तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे आप कुछ साउथ की फिल्म्स हैं जो हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश फिल्म है जो हिंदी में देखते हैं, या काफ़ी सारे कमर्शियल्स देखते हैं, तो पीछे जो आवाज़ें होती हैं वो दूसरे लोगों की होती है, और वो जो काम करते हैं उसको वॉइस आर्टिस्ट कहते हैं। जैसे साउथ की फिल्म है तो वो तो आप हिंदी में देख रहे हो, तो कैसे देख रहे हो? कुछ तो हो रहा है ना पीछे, तो वो आवाज़ें होती हैं वो हम देते हैं। मैंने काफ़ी सारा काम किया है, 15 साल से तो कर रही हूँ। काफ़ी सारी सीरीज़ की है, डिस्कवरी के लिए किया है। छोटा भीम में कालिया एक मोटा लड़का है, उसकी वॉइस करती हूँ। अभी बाहुबली फिल्म आई थी, उसमें शिवगामी का जो कैरेक्टर है राम्या,
उसके लिए आवाज़ दी है। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। और भी काफ़ी सारी सीरीज़ हैं या कमर्शियल्स हैं, वो करती रहती हूँ। और इस इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। आज भी इतने सालों के बाद भी जब भी माइक के सामने होती हूँ दिल से काम करती हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम। ओके मौसम, जब इनएक्ट करते हैं मतलब एक्टिंग करते हैं हाँ, तो हाँ। आपके साथ को एक्टर होते हैं, एक एनवायरनमेंट होता है, एक सीन हाँ, होता है। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट। आप वो बस को विजुअल को देख रहे होते हैं और हाँ। आप पूरा एक्ट करते हैं। राइट। कितना चैलेंजिंग होता है और कितना एक्साइटिंग। चैलेंज तो खैर शुरुआत में लगता ही है आपको। और सबसे पहले जो सीखना होता है सिंग करना। शुरुआत में तो वही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मेरे लिए तो खैर था, दूसरों के लिए पता नहीं। और कैरेक्टर को समझने के लिए तो मतलब जब आप एक्टिंग करते हो तो सामने एक्टर है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हम समझ लेते हैं। जो कैरेक्टर हम कर रहे हैं उसके सामने जो कैरेक्टर है वो कैसे एक्टिंग कर रहा है और हम उसी पे रिएक्ट करते हैं। ओके। जी। कितनी लैंग्वेजेस में करी है मौसम अभी तक आपने? देखिए, हिंदी तो करती हूँ, उर्दू कर लेती हूँ। मैंने भोजपुरी में काफ़ी सारी फिल्म्स की हैं, काफ़ी सारी, मतलब जया जी के लिए, हेमा जी के लिए, रति जी के लिए, रंभा, नगमा, ये सारी एक्ट्रेस हैं जिनके लिए मैंने आवाज़ें दी हैं। और राजस्थानी में काफ़ी काम किया है, नेपाली में किया है और भी गुजराती काफ़ी करती हूँ मैं। ओके। जी। तो जो लैंग्वेजेस आप जानती नहीं या बोली नहीं आपने, तो उनको कैसे मैनेज करते हो आप? शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती थी। जैसे भोजपुरी मैंने करना शुरू किया तो नेचुरली नहीं आती है आपको, तो एक एक लाइन आप करते हो, टोन पकड़ते हो, सुपरवाइज़र होते हैं आपको सिखाते हैं। थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आपको सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है, आपको परफॉर्म भी करना है, जो कैरेक्टर है जैसे बोल रहा है, तो थोड़ी दिक्कत शुरुआत में आती है। लेकिन फिर अभी तो खैर भोजपुरी में काफ़ी काम कर चुकी हूँ, तो इतनी परेशानी नहीं होती। और बाकी सब लैंग्वेज में भी वही होता है। हाँ, जो लैंग्वेज हमने बहुत कम की है, जैसे कोई साउथ की लैंग्वेज दे दे हमें, तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी सुपरवाइज़र है तो आप मैनेज कर लेते हो। क्या डबिंग एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है? हाँ, बहुत अच्छा है। मतलब अभी तो इसके लिए क्लासेस भी हैं और और देखिए ना, कितनी सारी चीज़ें हैं अभी तो। अब नेट पे कुछ चल रहा है, फ़ोन पे कुछ चल रहा है, टीवी तो है ही। मतलब काफ़ी अच्छा स्कोप है। अभी तो आप इसमें मतलब फाइनेंशियली भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। आप नाम भी अभी तो कमा सकते हो क्योंकि अब तो लोगों को पता भी चलने लगा है कि डबिंग क्या है। ओके। इसलिए और एक्टिंग तो धूप में भी करनी पड़ती है, सब जगह करनी पड़ती है, यहाँ एसी में कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी-कभी किसी स्टूडियो का एसी खराब भी होता है। तो वो भी चीज़ होती है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडियोज अच्छे हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। हाँ, अच्छा होता है। तो एक आर्टिस्ट को जो है मेन किन किन के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है? डबिंग आर्टिस्ट को डायरेक्टर हो गए, रिकॉर्डिस्ट हो गए या सुपरवाइजर, किन किन के साथ? सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोऑर्डिनेशन तो आपको डायरेक्टर के साथ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टर को समझना ही ज़रूरी है, तभी आप कैरेक्टर समझ पाओगे। और आप चाहे कुछ भी करना चाहो, लेकिन जो डायरेक्टर चाहता है आपको वही देना है, और मेरे ख्याल से वही सही भी है। और उसके बाद रिकॉर्डिस्ट, उसके साथ भी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और सुपरवाइज़र हैं या जो भी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपका आपस में तालमेल होगा तभी आप अच्छा कर पाओगे। और एक आर्टिस्ट जब अच्छा काम करता है, उसकी तारीफ होती है, तो आर्टिस्ट के साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं। मतलब डायरेक्टर भी होता है, रिकॉर्डिस्ट, मैं तो खैर रिकॉर्डिस्ट को कुछ ज़्यादा ही मानती हूँ। ओके। मौसम, जो आपने कैरेक्टर बताया काफी प्रोमिनेंट कैरेक्टर किए, हाँ जैसे कि छोटा भीम आज कितने भी बच्चे हैं वो सब जानते हैं और कालिया को भी बिल्कुल। लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ। तो यहाँ पे कालिया का और बाहुबली का थोड़ा सा सैंपल हो जाए। ठीक है, कालिया की आवाज़ पहले सुनाती हूँ। ढोलू बोलू, कितनी बार कहा है मेरे सामने भीम की तारीफ मत किया करो। ढोलकपुर का असली हीरो तो मैं ही हूँ। वो भीम तो लड्डू खा के ताकत लाता है, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ। उड़ता मेंढक, वाह, ये जैसा लिखता है वैसा हो जाता है। और बाहुबली में शिवगामी की थी। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। और भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। मतलब एक माइटी राजू सीरीज आती है, उसमें छोटी बच्ची है जूली,
उसका भी मैं करती थी। ओहो, पता नहीं माइटी राजू कहाँ रह गया। अगर वो होता तो हम सबको कब से बचा लिया होता। माइटी राजू प्लीज हेल्प अस ना। ऐसे वाले बहुत हो गया दोस्तों, हमें इस राज का पता लगाना ही होगा। डिस्कवरी के लिए बहुत पहले एक एपिसोड किया था। उसमें एक बूढ़ी लेडी थी जिनके दांत नहीं थे, मतलब वो 100 साल से ऊपर की थी, और मैंने वो बहुत पहले किया था, तो अभी भी मुझे याद है क्योंकि वो काफ़ी लोगों को पसंद आया था। तो मैं अब सिर्फ 2 लाइन, क्योंकि उसके दांत नहीं थे इसलिए मुझे वो थोड़ा अच्छा लगता है करना। हमारे ज़माने में तो ये जो बैम्बू के पौधे हैं वो हम ऐसे ही लगा देते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि ये सब तो अब खेती वेती का काम हो गया है और लोग पैसे भी कमाते हैं, तो काफी अच्छा कर रहे हैं बच्चे आज के, काफी अच्छा कर रहे हैं। ये हाँ। एक और अच्छी बात मुझे लगी कि हाँ। एक्टर को तो फिर भी एक लिमिटेशन है कि उसके लुक के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से हाँ character जी, मिल सकता है, हाँ लेकिन जी। यहाँ तो आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो बीइंग ए आर्टिस्ट। हाँ, मैं मतलब आपको सच बताऊं, डबिंग या वॉइस आर्टिस्ट बनने का एक फ़ायदा ये भी होता है, आपको रोज़ नए कैरेक्टर्स मिलते हैं। अगर आप एक सीरीज़ करें तो खैर आपने वो सीरीज़ में कोई कैरेक्टर पकड़ा है तो आप, लेकिन जब आप कुछ डिस्कवरी का कुछ अलग काम कर रहे हो, साउथ की कोई फिल्म कर रहे हो, इंग्लिश फिल्म कर रहे हो या किसी और लैंग्वेज की, सारे कैरेक्टर्स अलग अलग आते हैं आपको। कोई ऐसा नहीं है कि ये लेडी एक ही तरह से बोलेगी, हर एक्ट्रेस अलग अलग ढंग से बोलती है और आपको भी उसी तरह से बोलना होता है। तो ये भी एक अगर आप एक्टर भी हैं तो ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हेलो, मैं हूं समी शेख। मैं डबिंग डायरेक्टर हूं और वेंडर हूं। और डबिंग डायरेक्शन का जो काम है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, काफ़ी दिमाग वाला होता है। सारे जो डबिंग डायरेक्टर होते हैं वो काफ़ी मेहनत से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं और हमें उस डेडलाइन को पार ना हो, उस डेडलाइन के मुताबिक ही हमें काम ख़त्म करना पड़ता है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती है डबिंग डायरेक्टर की, उसके अंदर शेड्यूलिंग होता है, आर्टिस्ट को देखना होता है, उसके अंदर कास्टिंग्स होती है कि कास्टिंग कैसे की जाए, इसको कौन एक्टर कौन आर्टिस्ट इस एक्टर पे, या रॉबर्ट डी नैरो हो या जॉनी डेप हो या रसल क्रो हो, ये किसको सेट करना है प्रॉपर कि ताकि वो लगे क्या एग्जैक्टली कि ये जॉनी डेप साउंड कर रहा है, ये रसल क्रो साउंड कर रहा है, या एनीबडी कोई भी जो एक्टर हो वो साउंड कर रहा है। तो इसके अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी होती है, ये नॉर्मल जॉब नहीं है। आप लोगों की वजह से आज हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि हम आए, अपनी बातें रखें, आज लोग सुनते हैं, आज डबिंग देखते हैं। तो मैं तो थैंक्स आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों के वजह से आज हमारी डबिंग लाइन के बारे में एक आम आदमी जिसे नहीं पता कि पर्दे के पीछे कितने लोग काम करते हैं, वो टेक्नीशियन हो, वो डबिंग डायरेक्टर हो या एनीबडी हो, वो मैं तो आई ऑलवेज थैंक यू ऑल कि आप लोगों वजह से हम लोग आज पर्दे पे है। भले वो पर्दा बड़ा ना हो, वो एक 22 इंच के टीवी के अंदर आता हो या 16 इंच के टीवी के अंदर आता हो, बट येस वी आर देयर ओनली बिकॉज ऑफ यू। हमारी बातें लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचती है। ये लेबोरेटरी मेरी है, यहाँ पर कोई भी अपने एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। साफ साफ सुन लो तुम। नमस्कार, मेरा नाम विनोद शर्मा है। मैं पिछले 20 सालों से डबिंग फील्ड में हूँ, वॉइस एक्टर हूँ और तब से लेकर अब तक तरह तरह के किरदार निभा चुका हूँ और काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। विनोद जी, आप इतने साल से डबिंग कर रहे हैं, वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग से ये कितनी अलग है? मैं इसे एक्टिंग से ज़्यादा अलग नहीं मानता, क्योंकि ये भी पूरी एक्टिंग ही है। आपको पर्दे के पीछे पूरा अभिनय करना पड़ता है। भले ही आप पर्दे पे नहीं आ रहे हो, लेकिन शब्दों के साथ खेलना पड़ता है और जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं वो किस तरह से स्क्रीन पे प्ले कर रहा है, उसको वापस आपको दूसरी भाषा में उसे डब करके अपनी आवाज़ से ज़िंदा करना होता है। तो यहाँ भी एक्टिंग की तो पूरी ज़रूरत पड़ेगी ही। ये भी एक्टिंग ही है। लेकिन एक्टर के पास ये फ्रीडम होती है कि एक रिएक्ट करने का मौका होता है, कैरेक्टर में होता है, और यहाँ पर एक आप बंद स्टूडियो में करते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है? मैं देखिए दोनों को ज़्यादा डिफरेंट नहीं समझता हूँ। वहाँ उनके पास अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, यहाँ अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। हमको जब डब करते हैं कोई कैरेक्टर, तो उसको वो तो अपना करके चला गया, अब उसने कैसे पॉजेज लिए हैं, कैसे एक्सप्रेशंस दिए हैं, जब हम उसको डब कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ के थ्रू वो एक्सप्रेशन किसी दूसरी भाषा में लाने पड़ेंगे। तो ये भी कम चैलेंजिंग नहीं है। कितनी लैंग्वेजेस में अभी तक विनोद जी आपने किया है?
मैंने 4-5 लैंग्वेजेस में किया है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, थोड़ा सा पंजाबी भी किया है, राजस्थानी भी किया है। और याद होगा आप कितने कैरेक्टर या कितनी फिल्म्स कर चुके हैं? मैं पहले तो लाइव एक्शन जो सीरीज़ वगैरह होती है उनके बारे में बात करूंगा। अब तक मैं लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के 17-18 हज़ार एपिसोड्स कर चुका हूँ। और सैकड़ों की तादाद में हॉलीवुड मूवीज़ थिएटर रिलीज़ कर चुका हूँ। और जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस की जो फिल्में आती हैं, हिंदी में डब होती हैं, वो भी 1000 के आसपास तो हो ही गई होंगी अब तक। ओके, तो इतना बड़ा प्रोफाइल आपका हो गया है, तो एक एक्टर के तौर पे तो इतना बड़ा प्रोफाइल किसी का हो नहीं सकता, ये भी एक मजे की बात है। जी। मैं भी जब इस फिगर को कभी कभी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि काफ़ी काम कर लिया है, तो एक एक संतुष्टि मिलती है कि बहुत कुछ कर चुके हैं। जिस जो चीज़ करने के लिए आए थे कुछ करके जा रहे हैं। ओके, अच्छा लगता कौन कौन से प्रोमिनेंट फिल्म्स और कैरेक्टर्स किए जो आपको बड़े अच्छे लगे, पब्लिक जानती है? मैंने वैसे तो जो भी कैरेक्टर और जो भी फिल्में, जो भी प्रोजेक्ट आज तक किया, उसको एंजॉय करके ही किया। और अभी यहाँ पे सबके नाम बताना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि याद नहीं रहते हैं। रिसेंटली अभी जो रिलीज़ हुई थी स्टार वॉर्स, उसमें मेन विलन मैंने किया था सुप्रीम लीडर स्नोक। और स्काई स्क्रैपर्स आई थी अभी, उसमें जो बिल्डिंग का ऑनर है चाइनीज़ बंदा, वो किया मैंने। एवेंजर्स में किया एक कैरेक्टर। तो ऐसे काफ़ी कैरेक्टर, बैटमैन में किया, हैरी पॉटर में किया है। जी। कुछ कैरेक्टर्स के वॉइस सैंपल प्लीज बताएंगे व्यूअर्स के लिए? अब जैसे सुप्रीम लीडर स्नोक की बात करते हैं, स्टार वॉर्स के विलन की, तो वो बड़ा सटल बंदा है। विलन है तो अथॉरिटी वो रखनी पड़ती है ऐसे कैरेक्टर में। कुछ अप डाउन्स होते नहीं उनमें, तो वो बड़े ठहराव के साथ बोलते हैं। उसमें जितने आप ग्रेन्स ला सकते हैं, लाने की कोशिश करनी पड़ती है। जैसे वो पहले पार्ट में एकदम एंड शॉट था, अगली फिल्म का वो बता के गया था कि मैं आने वाला हूँ वापस, तो उसने लास्ट डायलॉग बोला था, अब लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और मुकद्दर का फरमान सुन लो कि कंजर लड़की, हम न धोखा खा सकते हैं, उसका हर इरादा दिख रहा है। और वैसे ही मिस्टर बीन जैसे कैरेक्टर मैंने किया। मिस्टर बीन मैं कर चुका हूँ एनिमेशन में, तो वो शब्द कम होते हैं, एक्सप्रेशंस ज़्यादा होते हैं, बस रिएक्शन ही रिएक्शन पे पूरी एपिसोड निकल जाते हैं। अच्छा मिस, कैसा लगा आपको? ओहो, ये क्या हुआ? टायर पंक्चर। वैसे होते हैं। और कुछ तीखी नाक वाले विलन होते हैं। पुराने एनिमेशन जो यूएस में बनते थे ना, उसमें उसमें अक्सर दुबले पतले विलन्स लाते थे वो लोग। इस लैबोरेटरी में मेरी इजाजत के बगैर कोई भी घुस नहीं सकता, समझ गए तुम? तो भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालने का मौका मिल जाता है। हाय, मेरा नाम वरुण कुमार विश्वई है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिस्ट हूँ। मैं डब रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे डबिंग होती है और मैं जितने काफ़ी हिंदी फिल्म होते हैं और इंग्लिश टू हिंदी भी होती हैं, तो सबके मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और आर्टिस्ट के साथ तालमेल जो है वो भी बना रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का। कितनी फिल्में कर ली वरुण अभी तक आपने? डबिंग में मैंने कुछ 60 या 70 फिल्म किए हैं और उसमें अपना लैंग्वेज ज़्यादा है, इंग्लिश टू हिंदी ज़्यादा है। कौन सी मेजरली फिल्म्स हैं? लास्ट मैंने मिशन इम्पॉसिबल किया है और फास्ट एंड फ्यूरियस किया है, उसका बंगाली वर्जन भी किया है, हिंदी वर्जन भी किया है। तो ऐसे बहुत काफ़ी कुछ। अगर डबिंग को लेके मैं बताता हूँ तो आर्टिस्ट अंदर रहता है और विजुअल में जो कैरेक्टर जो भी बोलता है, अगर तो जो भी उन्होंने शूटिंग में बोला है, जो एक्सप्रेशन में बोले हैं, तो वो तो विजुअल हमको मिल ही गया है। तो उसको हम फिर से रिक्रिएट यहाँ पे करते हैं स्टूडियो में। तब क्या है, शूटिंग के टाइम में क्या होता है कि आर्टिस्ट एक सामने वाला कैरेक्टर रहता है, दोनों का एक तालमेल, उस हिसाब से एक फोर्स रहता है, एनर्जी रहता है, वो हिसाब से वो लोग शूटिंग में कर लेते हैं। लेकिन डबिंग में तो स्टूडियो में आ जाते हैं तो तभी वो सब नहीं रहता, उनको फिर से सारे मूड सारे चीज़ फिर से क्रिएट करना पड़ता है। तो कभी कभी आर्टिस्ट लोग को वो सब क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि तभी पूरा ब्लाइंड हो जाते हैं। अगर प्रोफेशनल बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बोलो अच्छा बहुत अच्छा ही करते हैं,
कभी कभी अगर कुछ नहीं हुआ तो तभी हम लोग को ज़्यादा रिकॉर्डिस्ट के ऊपर, जैसे हम लोग के ऊपर ज़्यादा थोड़ा प्रेशर रहता है कि ऑलरेडी विजुअल में जो है, ऑलरेडी लोकेशन का जो साउंड है, ऑलरेडी जो इन्होंने डायलॉग डिलीवरी किया है, वो एक्सप्रेशन जब तक ना आए तब तक हम लोग उनके साथ लगे रहते हैं। तो कुछ रिहर्सल रीटेक होता है, फिर इसके बाद प्रॉपर होता है कि जब तक नहीं होता है तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया है, तो हो जाता है। एक डबिंग एक्टर को आपके हिसाब से, आपके जो इतने साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अगर वो डबिंग करता है या आना चाहता है इस प्रोफेशन? जो एक्टिंग कर रहा है, विजुअल में जो कैरेक्टर है, क्या बोल रहा है, उसका लाइन क्या है और किस इंटेंस में वो बोल रहा है, वो जो फीलिंग्स है उसका, वो समझना सबसे पहली ज़रूरत है। सबसे पहली बात वो है, वो हो गया। सेकंड में लिप का जो सिंक होता है, लिप का जो मोमेंट्स होते हैं, वो कैच करना। ये दो चीज़ अगर समझ में आर्टिस्ट को आ गए तो कैरेक्टर में जान आ जाती है फाइनली। आपके हिसाब से डबिंग आर्टिस्ट का या वॉइस एक्टर का एक जो करियर है वो कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी है? नहीं, अच्छा तो अपॉर्चुनिटी तो आजकल तो बहुत अच्छा हो गया एक्चुअली। नेटफ्लिक्स, अमेजन आ गया तो काफ़ी आर्टिस्ट भी आ गए और काफ़ी काम सबको मिलने लगा है अभी। लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उनको तो अच्छा काम मिलते ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लाइन में अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड डबिंग के ऊपर। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को, जानने को, समझने को मिला होगा। आप भी अगर वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं, डबिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है करियर के लिए। मैं तो कहूँगा सभी एक्टर्स को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी एक्टिंग स्किल भी इंप्रूव होगी और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली भी थोड़े से सिक्योर होंगे, सर्वाइवल में आपके काम आएगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। जो अदर वीडियोज़ हैं उनको प्लीज़ देखिएगा। 400+ वीडियोज़ अवेलेबल हैं आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कि इंडस्ट्री में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को हमेशा की तरह शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बार अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।